Hi everyone, this is Suraj Jha. Welcome to Suhal IS. So in this lecture ना we will cover complete medieval history of India. ठीक है, इस medieval history को complete करेंगे. ठीक है, फिर इसको supplement कर लेंगे हम लोग बिहार के medieval history से. ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं. तो काइंड ऑफ फाउंडेशन है. और एक्स्ट्रा एड ऑन रिसोर्सेज जो है वो आपका घटना चक्र का मैंने PDF आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से मीडियावल हिस्ट्री का आपने पढ़ लेना, तो मीडियावल हिस्ट्री का पूरा हो जाएगा. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टाइमलाइन अगर देखोगे मीडियावल का तो 700 AD से लेकर के 1857 तक है. फिर 1857 के बाद ही मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है. ठीक है. वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई प्लासी के युद्ध से होता है ना, समझ रहे हो, लेकिन प्रिसाइजली कहा है ना यहाँ से स्टार्ट होता है. चलो जी, तो ये जो 400 साल का था ना, 800 से लेके 1200 तक, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ी स्ट्रगल चली. दैट इज़ कॉल्ड ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल. ठीक है, इस नाम के बारे में थोड़ा सा याद रखना. तो इसको बोला जाता है एज ए डार्क फेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे ना 3 जो पाला थे दैट इज ईस्ट में, प्रतिहाराज थे वेस्ट में, और एक राष्ट्रकूटाज थे दैट इज साउथ. तो इनका बड़ा लड़ाई हुआ था, पाला, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज का. रिमेंबर दिस. तो इन तीनों के बीच ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल चला था. ये 400 के 400 कि कौन आगे बढ़ेगा. ठीक है. दे वर ऑल राजपूत पीरियड, इसको कहा जाता है राजपूत पीरियड क्योंकि तीनों बिलोंग करते थे इसी से. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है कि एज अ होल कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरियस रीजनल स्टेट्स. ठीक है ना. दे वर बिजी फाइटिंग विथ ईच अदर, बट इंडिया विटनेस ग्रोथ इन कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड लैंग्वेज. तो मतलब लड़ाई में तो वो लोग थे ही, तो ये फेडरलिज्म का जो फेज था ये, बट इसमें ना इन सब में कल्चर हो गया, आर्ट हो गया, लैंग्वेज, लिटरेचर, इसमें थोड़ा ग्रोथ हुआ था इस समय. ठीक है, क्योंकि भक्ति मूवमेंट ये वो तो आपको पता ही है. उसके बाद आपको इसके बारे में पता होगा, इसे मैं भी बताऊंगा. वैसे अटैक 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है ना. फिर राइज, इस्लाम का राइज होता है, सूफीज़म यहाँ ना स्टार्ट होता है. ठीक है. तो सबसे पहले गजनी, फिर घोरी एंड फिर दिल्ली सल्तनत. ठीक है. और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल. तो दिल्ली सल्तनत में आपका 1206 से लेके 1526 तक चला. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. 1206 से 1526 AD. ठीक है. इसमें स्लेव डायनेस्टी पहले. इसको कैसे याद रखते हैं हम लोग? सूरज कुमार ठाकुर तो मैं नहीं हूँ, सूरज कुमार ठाकुर, सुंदर लाल, ऐसे. तो स्लेव पहले, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सईद एंड देन लोडी. ठीक है. तो सूरज कुमार ठाकुर, सुंदर लाल, दैट इज स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईद एंड लोधी. ठीक है. ये ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखें. उसके बाद मुग़ल आता है. तो ये 1206 से 1526 तक चला. ठीक है. 1206 से 1526, लगभग 320 साल के आसपास. उसके बाद मुग़ल आते हैं जो 1526 से लेकर 1857 तक चलते हैं. ठीक है. तो इसमें आप कैसे याद रखोगे? भजसा, BHAJSA, भजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ठीक है. भजसा तो बाबर. ठीक है. बाबर से लेके औरंगजेब तक. तो औरंगजेब की मृत्यु 1700 इसके आसपास हो जाती है. उसके बाद ग्रेट मुगल्स, ये मतलब भजसा में ना फ्रॉम B to A, मतलब बाबर से, तो इसके पीरियड को बताते हैं ग्रेट मुगल. और फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के आसपास, तो उनके बाद छोटे मोटे पिद्दे जो मुगल थे, ठीक है, उनको बोलते हैं लेटर मुगल. 1707 से लेकर 1857 चला था. ठीक है. उसके बाद यू नो दैट ना 1600 के आसपास, 1400 यूरोपियन का आगमन होता है यहाँ पे. ठीक है. फिर उसके बाद मराठा, सिक्स के हिस्ट्री के बारे में आप लोग पढ़ते हो. तो चलो देखते हैं. ये थोड़ा टाइम लाइन था. ठीक है. अरे चलो जी पढ़ते हैं. देखो शुरुआत में ना सबसे पहले मैं थोड़ा स्टोरी बिल्ड कर देता हूँ आपके लिए. थोड़ा स्क्रीन आप बड़ा कर लेना, बड़े में देखना. एक ना समनीद डायनेस्टी नाम का हुआ करता था. क्या नाम था? समनीद डायनेस्टी. ठीक है. और ये डायनेस्टी ना मुस्लिम डायनेस्टी हुआ करता था. ठीक है, समझिएगा.
तो इस डायनेस्टी को ना सेंट्रल एशियन जो ट्राइब्स मैन थे ना उनसे बड़ा थ्रेट था, खतरा था। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन थे ना ये मुस्लिम को फॉलो नहीं करते थे, ये नेचर को फॉलो करते थे। शुरुआत में जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन थे ना, अभी जो आप देखते हो सेंट्रल एशियन तो सारे मुस्लिम कंट्री हैं, शुरुआत में वो नहीं थे, वो ट्राइब थे एंड दे फॉलो नेचर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक न्यू सोल्जर इमर्ज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गाजी। क्या बोलते हैं? गाजी। तो गाजी का काम क्या था कि ये ना जो पॉलिटिकल डोमेन था ना उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, मुस्लिम का पॉलिटिकल डोमेन प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा कि जो इस्लामिक फेथ है ना उसको थोड़ा सा पॉपुलराइज करेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कि समृद्ध डायनेस्टी से एक नया सोल्जर इमर्ज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गाजी। इसका काम था पॉलिटिकल डोमेन को प्रोटेक्ट करना और इस्लामिक फेथ को और ज़्यादा बढ़ाना। तो उसी में से जो पहला गाजी था ना दैट इज़ कॉल्ड महमूद ऑफ गजनी। क्या है? महमूद ऑफ गजनी। ठीक है ना, तो इस महमूद ऑफ गजनी ने ये पहला था, इसने ये भार संभाला। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? इसने ये भार संभाला कि हाँ भाई हम इस्लामिक फेथ को पॉपुलराइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? लड़ाई से नहीं, थ्रू कल्चरल रिनासा। ठीक है, किससे? कल्चरल रिनासा। तो इन्होंने शाहनामा लिखवाया। ठीक है ना, उसके बाद उसमें अपने बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाई। ठीक है, तो ये शाहनामा जो लिखा था ना ये फिरदौसी ने लिखा था। फिरदौसी जो था इस महमूद ऑफ गजनी का क्या था? कोर्ट पोएट था। समझ में आया इतना सा? ठीक है, बट इस महमूद ऑफ गजनी का जो इमेज था ना यहाँ तो ठीक था कि इन्होंने कल्चर इनासा बुक के थ्रू इस्लाम को अच्छे इमेज पोर्ट्रे करके वहाँ पे फैलाया एमॉन्ग द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में। बट इंडिया में ना इस भाई साहब का इमेज जो है ना, और है क्या इमेज? है ही ये इमेज ऑफ ब्लंडरर है, लूटने वालों का है। ठीक है, इन्होंने ना बहुत बार अटैक किया था इंडिया में। अभी जो आप देखोगे लास्ट अटैक जो इनका है ना, सोमनाथ जो टेम्पल था वहाँ पे इन्होंने किया था 1025 में। लास्ट अटैक इनका सोमनाथ में महमूद ऑफ गजनी का। बताओ इतना सा पहले समझ में आया हाँ या नहीं? ये वाला पिक्चर क्लियर है? चलो अब इधर आओ। तो समनीद डायनेस्टी के बाद जो अगला डायनेस्टी आया, अगला जो सक्सीड होता है तो वो है सेल्जुक डायनेस्टी। समझिएगा मेरी बात, समनीद डायनेस्टी को सक्सीड किया किसने? सेल्जुक डायनेस्टी। अब सेल्जुक डायनेस्टी ना बाद में इनका डिवीज़न हो गया। क्यों डिवीज़न हो गया? सीरिया को लेकर, क्योंकि देखिए उस समय सीरिया ना, अभी आप देखोगे सीरिया में जो लैंड है, लेकिन उस समय सीरिया जो ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, वहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर हुआ करता था, कॉपर मिला करता था, एंड आल्सो इट एक्ट एज ए गेटवे ऑफ कल्चर। तो इस रीजन को लेकर के ना सेल्जुक डायनेस्टी में डिवीज़न हो गया दो अलग अलग एम्पायर में। एक ख्वारिज़मी एम्पायर जो ईरान बेस्ड था और एक घुरिद एम्पायर जो टर्की बेस्ड था। बात समझे मैंने क्या कहा? सेल्जुक डायनेस्टी का डिवीज़न हुआ पहला ख्वारिज़मी एम्पायर में जो ईरान बेस्ड था, इसलिए ख्वारिज़मी आप देखोगे ना कि वहाँ ईरान के जो बहुत सारे सुप्रीम लीडर उसमें ये ख्वारिज़मी सब वर्ड यूज़ होता है। तो ये ईरान बेस्ड है। अब घुरिद जो था वो टर्की बेस्ड थे। ठीक है, टर्की से रूल करते थे और ये ईरान से। तो दो डिवीज़न हुआ। किस चीज़ को लेकर के हुआ? सीरिया को लेकर के हुआ। ठीक है, इन पे लड़ाई की, ये कौन जीतेगा, इनको कौन कंट्रोल करेगा, इस रीजन को पर्टिकुलर लेके हुआ। तो देखते हैं क्या हुआ। तो ख्वारिज़मी ने ना इस घुरिद एम्पायर को डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो इन्होंने सीरिया को कैप्चर कर लिया ख्वारिज़मी ने। तो अब सोचो ये घुरिद कहाँ जाएगा? तो घुरिद का अटेंशन इंडिया की तरफ बढ़ा। समझ में आ रहा है? तो घुरिद का अटेंशन कहाँ बढ़ा? इंडिया की तरफ। तो इनका जो पहला रूलर था, एक नाम है उसका मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? सबसे पहले हमारा जो उच्च और मुल्तान जो आसपास है पाकिस्तान अफगानिस्तान को था, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एनेक्स किया, कैप्चर किया 1108 में उच्च एंड मुल्तान। तो याद रखना मोहम्मद गोरी ने उच्च और मुल्तान को 1108 में एनेक्स किया था। और जब ये एनेक्स किया ना तो इसके वजह से इनकी फाइट हुई किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि उनसे जस्ट आगे वाला जो था ये वाला एरिया और इसके फर्दर वाला एरिया में इनका कंट्रोल हुआ करता था, मराठाओं का। ठीक है, इनका सॉरी मराठाओं नहीं है, राजपूतों का। तो पृथ्वीराज चौहान से इनकी लड़ाई हुई। ठीक है, तो दो बैटल हुआ, एक जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ टरेन। तो पहला बैटल हुआ और दूसरा बैटल हुआ, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ तराई। तराई बोलते हैं, तरेन भी बोलते हैं।
तो पहला बैटल हुआ था 1191 में और दूसरा बैटल हुआ था जस्ट अगले साल। तो पहले बैटल में ना मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191। लेकिन नेक्स्ट बैटल जब होता है अगले साल तो पृथ्वीराज चौहान ही हार जाते हैं। और इनके हारने का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है जयचंद ने, इनका जो भाई था, इन्होंने बिसीज कर दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन आपको पता है इस जयचंद की भी लड़ाई होती है आपका मोहम्मद गौरी के साथ। अब वो है बैटल ऑफ चंदावार में। तो बैटल ऑफ चंदावार में ने मोहम्मद गौरी ने इस जयचंद को भी फिर डिफीट किया था, हरा दिया था। और उसके बाद जब जयचंद को भी हरा दिया इन द बैटल ऑफ चंदावार 1194, 2 साल के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे ना एक स्लेव जो जिसका नाम था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ उन्होंने यहाँ पे प्लेस कर दिया कि हाँ भाई इस रूल को अब तुम संभालो। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया, रूल किया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी मर गया, डायड, तो उन्होंने अपने आप को ना नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया। और जैसे अपने आप को उन्होंने नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली घोषित किया तो उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहीं से दिल्ली सल्तनत का चीज़ें स्टार्ट होती हैं। दैट इज़ कॉल्ड 1206। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी ना, एक चीज़ को लेकर के, तबर हिंद एरिया है भटिंडा में, पंजाब के आसपास, पाकिस्तान पंजाब के आसपास भटिंडा को लेकर के, तबर हिंद रीजन है, उसको लेकर के इनसे लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड ममलूक डायनेस्टी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, 1206 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ना जब वो चौगन खेल रहे थे ना, उसके थ्रू उनका डेथ हुआ था। पहली बात तो ये याद रखो कि कुतुबुद्दीन ऐबक डायड वाइल प्लेइंग चौगन। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जजिया टैक्स पहली बार लगाया था, ये चीज़ को याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया टैक्स को लगाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला रूलर आता है उसको बोलते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने बहुत सारे स्टेप्स लिए और सच में फॉर्मल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश है। और ऐसे अगर आ जाए ना कि वो द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन फॉर्मल फाउंडर बोला ना, तो रियल फाउंडर, फॉर्मल फाउंडर, तो दैट इज इल्तुतमिश। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, ही वाज द फॉर्मल फाउंडर। ओके, इन्होंने ना ही इनिशिएटेड एकता सिस्टम। नॉर्थ इंडिया में एकता सिस्टम लाने का क्रेडिट किनको जाता है? इल्तुतमिश का। लेकिन याद रखिए जी, एकता सिस्टम इल्तुतमिश ने लाया था वो हेरिडेटरी नहीं था। इसको हेरिडेटरी बनाया था फिरोज तुगलक ने। किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था, रिमेंबर दैट। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया तुर्काने चहलगानी। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, क्या बनाया? तुर्काने चहलगानी। ये इसमें ना नोबेल का जो लर्नड पीपल्स थे, जानकार लोग थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाया गया। ठीक है, समझ रहे हैं। और इनका यूज़ बताऊंगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस में काम करते थे कि इनको कौन सा पोस्ट दिया जाए, नहीं दिया जाए। तो तुर्काने चहलगानी वॉज इस्टेब्लिश बाय द इल्तुतमिश। एकता सिस्टम ऑल्सो इनेटेड बाय द इल्तुतमिश, बट एकता सिस्टम वॉज नॉट हेरिडिटरी एट द टाइम, इट वॉज मेड हेरिडिटरी बाय द फिरोज तुगलक। उसके बाद इन्होंने लैंड डिवीज़न किया। तो 2 लैंड डिवीज़न इन्होंने किया। एक खलीसा लैंड जो कि रॉयल लैंड हुआ करता था, है ना, ठीक है, किंग को बिलोंग करता था ये चीज़। और ये हुआ करता था 20 से 25% जो लैंड टोटल होता था वो खालिसा लैंड हुआ करता था। और 70% रेस्ट जो होता उसको एकता लैंड करते थे। और इनके लिए वो ऑफिसर, एकता ऑफिसर बनाया जाता, इनको सैलरी वैलरी दिया जाता था। याद रखिए इसको। ठीक है, तो इल्तुतमिश ना रजिया जो उनकी बेटी थी उनको ना नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई नेक्स्ट जो सुल्तान बनेंगे उनकी बेटी ही बनेंगी और कोई नहीं बनेगा। तो और ये क्यों? और ये एक तो पहले यहीं ख़राब लगा कि जो सुल्तान तुर्काने चलगानी को लगा कि ये तो गड़बड़ बात है कि वुमेन को पहली बार सुल्तान बनाया जा रहा है। तो समझ रहे हो ना आप? तो ये पहले तो इनको यहाँ पे खटकी
ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये राजिया सुल्तान बनी ना, तो इन्होंने क्या किया, एक याकूत नाम का बंदा था, वो स्लेव हुआ करता था, उसको ना मिलिट्री कमांडर बना दिया, क्योंकि राजिया सुल्तान बिलीव करते थे मेरिट में। तो उनको लगा कि जो याकूत है ना, वो परफेक्टली फिट है मिलिट्री कमांडर बनने के लिए। लेकिन इस चीज को तुर्काने चलगनी ने अपोज किया। क्या किया? अपोज किया। और राजिया सुल्तान ने माना नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इस भाई साहब ने, तुर्काने चलगानी एज ए ग्रुप ने कंस्पायर करना स्टार्ट किया, किसके अगेंस्ट? राजिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो इन्होंने ना, तुर्काने चलगानी ने, जो गवर्नर हुआ करता था भटिंडा का, जिसको हम लोग अल्तुनिया बोलते हैं, उनके साथ साठ गांठ बैठा करके राजिया को कैप्चर करवा लिया और उनको जेल में बंद करवा दिया गया, इम्प्रिजन। लेकिन यहाँ पे चीज़ें होती हैं स्टार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, राजिया ने दिमाग लगाया और राजिया ने अल्तुनिया को मार दिया प्रपोज, ठीक है। तो अल्तुनिया ने इनको फिर छोड़ दिया। तो देखा करे, ये तो काम नहीं बना। तो इसने फिर क्या किया, तुर्काने चलगानी ने, इन्होंने डकैत को एम्प्लॉय किया और डकैत के थ्रू राजिया को फिर मरवाने की कोशिश किया गया और मरवा दिया। ये स्टोरी समझ में आई गुरु? हाँ जी, बताइए। उसके बाद दिल्ली में स्टार्ट होता है पपेट रूल। क्या स्टार्ट होता है? पपेट रूल। और ये पपेट रूल का मेन लीडर, मतलब मेन इसको चला कौन रहा था? ये तुर्काने चहलगानी। इसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो पपेट आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं गियाजुद्दीन बालबन। क्या आते हैं? गियाजुद्दीन बालबन। और इस भाई साहब ने मैरी कर लिया किसके साथ? टू द डॉटर ऑफ नसरुद्दीन शाह के साथ। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? गियाजुद्दीन बालबन मैरी टू द डॉटर ऑफ नसरुद्दीन शाह। तो इसमें आते हैं सबसे पहले बालबन। फिर अब ये थोड़ा याद रखना कि बालबन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो, क्या क्या है देखते हैं। तो नवरोज जो एक फेस्टिवल हुआ करता था, वो बालबन ने ही स्टार्ट किया था, पहली बात। दूसरी बात कि बालबन ने क्या किया ना, इनको बेसिकली ये जो तुर्काने चहलगानी का अफेयर था, तुर्काने चहलगानी जो इतना दखलंदाजी करता था ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं था इसको। तो ही स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द अफेयर ऑफ तुर्काने चहलगानी, ठीक है। और बाद में उसने तुर्काने चहलगानी को एबोलिश भी कर दिया। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि तुर्काने चहलगानी को इस्टेब्लिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया? बालबन ने। तो जब तुर्काने चहलगानी को एबोलिश किया, तो उसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक सेंट्रलाइज्ड रूल स्टार्ट कर दिया, पूरा कंट्रोल इन्हीं के अंदर, ठीक है। और ही क्रिएटेड द पोस्ट कॉल्ड डेप्यूटी नवाब। समझ में आ रहा है? ही क्रिएटेड द पोस्ट कॉल्ड डेप्यूटी नवाब। उसके बाद दीवाने अर्ज, जो ये अरीज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये भी बालबन ने ही बनाया था। तो रिमेंबर दिस, दीवाने अरीज वाज ए मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसको स्टार्ट किसने किया था? बालबन ने। नवरोज फेस्टिवल इन्हीं ने स्टार्ट किया था। तुर्काने चलगानी को अबोलिश किसने किया था? बालबन ने, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद इन्होंने ना इंट्रा नोबल जो मैरिज होता था ना, फैमिली के लीनिएज के अंदर में, वो इन्होंने बैन कर दिया, इंट्रा नोबल मैरिज को, ठीक है। समझ में आया? और इन्होंने कुछ एटिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया, जो ईरानियन एटिकेट्स हुआ करता था, ठीक है। जैसे सिजदा और पैबाज, ठीक है। सजदा करते हैं ना, पैबाज करते हैं ना, झुक करके पैर छू करके सलाम करते हैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, सजदा और पैबाज, ईरानियन एटिकेट, ये बालबन ने ही स्टार्ट किया था। देखो, बालबन ने बहुत चीज़ इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट हम कवर करेंगे तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी को कवर करने के लिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो आप और जान लो कि जो बालबन है, बालबन ने, जब बालबन का डेथ हो गया, आफ्टर हिज डेथ ना, तो उनके बाद लड़ाई चली इस दो भाई साहब के अंदर। किसके अंदर? बुर्ग खान और कैगाबाद। बुर्ग खान और कैगाबाद। तो बुर्ग खान ने बोला कि नहीं, हमको नहीं रूल करना, ही रिफ्यूज्ड। तो कैगाबाद ने रूल किया, ठीक है ना। बट इस कैगाबाद को डिफीट किसने कर दिया? बाय जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, आफ्टर द डेथ ऑफ बालबन ना, इनके दो बेटे जो थे, बुर्ग खान और कैगाबाद, ठीक है, इनको ही रूल करना था। तो कोई एक करेगा। तो बुर्ग खान को इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ही रिफ्यूज्ड।
तो कायगाबाद ने रूल करना स्टार्ट किया, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, समझ में आ रहा है, जलालुद्दीन खिलजी, रिमेंबर दैट, ये बात समझ में आया, कायगाबाद डिफीटेड बाय द जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद गियाजुद्दीन बालबर, जो देखो ये जो बंदा है ना गियाजुद्दीन बालबन, ही वॉज द मिलिट्री कमांडर एंड द गवर्नर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, समझ में आया, ध्यान सुनो, कायगाबाद वॉज डिफीटेड बाय द जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का ना मिलिट्री कमांडर हुआ करता था गियाजुद्दीन बालबन। ठीक है, ये बंदा, ही वॉज द मिलिट्री कमांडर। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, फिर जलालुद्दीन खिलजी को ने फिर इसको डिफीट किया, किसको, जिसने रिफ्यूज किया था बुर्ग खान को, और उन्होंने फिर अवध को अपने नेफ्यू के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के अंदर बोला कि अलाउद्दीन खिलजी को बोला कि अब आप अवध संभालिए, इनका भतीजा हुआ करता था और जलालुद्दीन खिलजी चाचा हुआ करता था। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन इस अलाउद्दीन खिलजी का इनका शौक इतने थे और इंस्पिरेशन और सोच इतनी बड़ी थी कि इनको पूरा रूल करना था भाई, पूरे भारत में रूल करना था। तो ही किल्ड हिज ओन अंकल दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और बिकम द रूलर्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ पॉलिसी लाई थी, अपनाई थी, इंट्रोड्यूस करी थी, वो थोड़ा देख लो। मास्टर ऑफ मार्केट कंट्रोल इनको कहा जाता है। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम में बहुत सारे रूल्स, उनको कंट्रोल करना, ये सब। फिर दाग सिस्टम भी इन्होंने ही लाया था, हॉर्स ब्रांडिंग इन्होंने ही लाया था, और चेहरा सिस्टम इन्होंने। ये चार चीज़ आप याद रखो, मास्टर ऑफ मार्केट कंट्रोल, दाग सिस्टम, हॉर्स ब्रांडिंग एंड चेहरा सिस्टम, ऑल वेयर ब्रॉट बाय कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना नेक्स्ट एक्सपेडिशन जो ये करते हैं गुजरात के वाघेला रूलर्स के अगेंस्ट करते हैं। ठीक है ना, और यहीं पे उनको मलिक कफूर मिलते हैं, जो उन्होंने फिर उनको मिलिट्री कमांडर बना दिया अपना। ठीक है, समझिए। तो अलाउद्दीन ना, ध्यान सुनिए, तो जब ये वगैरह रूलर्स है ना, ये डिमांड करते हैं बेसिकली वॉर बूटी। ठीक है, डिमांडेड वॉर बूटी बाय द मंगल, बट अलाउद्दीन डिनाइड। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या हुआ, ही लूटेड एंड वेंट टू द राणा ऑफ रणथंभोर। बात समझ रहे हो। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, बट जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपना नेक्स्ट एक्सपीडिशन निकालते हैं गुजरात के अगेंस्ट। ठीक है, वहाँ पे वाघेला रूलर्स हुआ करता था, और वहीं पे उनको मलिक कफूर मिला, इतना पता है। तो उनके बाद क्या हुआ कि मुगल, ये जो बंदा था ना मंगोल ना डिमांड किया वार बूटी। ठीक है, बट अलाउद्दीन ने डिनाई कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब अलाउद्दीन ने डिनाई कर दिया ना कि नहीं दूंगा, तो इन्होंने क्या किया, ये लड़ाई होनी थी अब, तो ये इन्होंने लूट के और वो भाग गए कहाँ, राणा ऑफ रणथंभोर के पास। तो इसीलिए लड़ाई हुई अलाउद्दीन खिलजी का राणा ऑफ रणथंभोर के साथ, और यहीं पे पहला जौहर हैपेंड होता है। और ये वाला जो जौहर हुआ, जो रणथंभोर फोर्ट में हुआ था, इनको ना अमीर खुसरो ने डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है, और ये अलाउद्दीन का अमीर खुसरो कोर्ट पोएट हुआ करता था। तो दैट इज पहला जौहर रणथंभोर में हुआ है। उसके बाद एक जौहर और हुआ था चित्तौड़गढ़ में, ये सब आप लोगों को पता होगा, मूवी भी आई थी, रतन सिंह और पद्मावती के वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और इस चीज़ को, इस वाले जौहर को कवर किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी ने। बात समझ में आया। और फिर अलाउद्दीन ना साउथ के तरफ एक्सपीडिशन अपना स्टार्ट करते हैं, जैसे देवगिरी, ठीक है, द्वार समुद्र, उसका बाद वारंगल, मालासार। ठीक है, और जब इनके बाद वैन डाइड ना इन 1318, तो फिर खुसरो खां आ जाते हैं। ठीक है, तो खुसरो खान नेक्स्ट बन जाते हैं, बट इनको मार देता है कौन, गियाजुद्दीन तुगलक ने। अब ये बताओ, ये गियाजुद्दीन तुगलक कौन थे, याद करो, गियाजुद्दीन तुगलक थे इनके ही मिलिट्री वो, ठीक है, इनके ही मिलिट्री कमांडर थे। और फिर इस गियाजुद्दीन तुगलक ने अपना तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। तो गियाजुद्दीन तुगलक ने किसको मारा था, खुसरो खान को। खुसरो खान अलाउद्दीन के बाद बना था रूल्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दिस तुगलक डायनेस्टी। जस्ट
हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई तकलीफ है तो बताइए। अब आइए तुगलक डायनेस्टी पे, ठीक है ना। तो गियाजुद्दीन तुगलक ने इसको इस्टेब्लिश किया, यू नो दैट, ठीक है। इन्होंने एक्सपेडिशन बंगाल की तरफ भी इन्होंने किया था, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर दिस। इनका एक बेटा था गियाजुद्दीन तुगलक का, दैट इज कॉल्ड मोहम्मद खान, ठीक है। और एक बेटा था MBT, ठीक है। तो मोहम्मद खान इनका फेवरेट बेटा था गियाजुद्दीन तुगलक का, और एक बेटा और था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसको बोलते हैं। लेकिन ये बड़ा बदमाश था, ये वॉज वेरी क्या बोलते हैं उसको, बदमाश। तो इस भाई साहब ने ना, ही कंस्पायर अगेंस्ट फादर एंड हिज ब्रदर, किसके साथ मिल करके? निजामुद्दीन उलिया के साथ मिल करके। अब फिर मरवाता है उनको, और फिर अपना ये टॉर्चरस प्लान स्टार्ट करते हैं हिंदू और सिया के अगेंस्ट। इसी को बोलते हैं तुगलकी फरमान, हिंदू और सिया के अगेंस्ट। तो MBT के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो जौनपुर जो सिटी है ना, ये इस्टेब्लिश करने का काम इसी MBT ने किया था, रिमेंबर दिस। इन्होंने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद भी शिफ्ट करने का काम किया था, ठीक है। उनके बाद एक काम इसने ये किया, कैपिटल शिफ्ट टू दौलताबाद। दूसरा, इन्होंने एक्सपीडिशन निकाला था बहुत दूर, ईरान और खुराचिल एक्सपीडिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। खुराचिल HP मतलब हिमाचल प्रदेश के आसपास है, ये खुरासन में है, ठीक है। खुराचिल एक्सपीडिशन, खुरासिन के तरफ, ईरान के तरफ इन्होंने एक्सपीडिशन निकाला था। ये भी फेल। उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिश किया था दीवाने कोही। अब याद करो, हमने बताया था दीवाने अर्ज, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? बालबन ने। दीवाने कोही है ना, ठीक है। दरअसल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर ये तक्कावी लॉन्स वगैरह सब दिया जाता था, सौंदर्स लॉन फैसिलिटी हुआ करता था, है ना, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और ट्रेड वेरेड को बढ़ाने के लिए। ये भी किसने इस्टेब्लिश किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक भाई साहब से एक और गलती हुई थी, इन्होंने कॉपर कॉइन्स को निकाला था ऑन द फेस वैल्यू ऑफ AG। मतलब कॉपर कॉइन निकालेगा लेकिन इसकी वैल्यू जो है ना वो सिल्वर की तरह होंगी, तो ये भी फेल हुआ था, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। अब MBT के बाद मतलब जो आता है नेक्स्ट आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, ये इसी में आता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, मैंने जैसे पहले बताया था, एकता को हेरिडिटरी बना दिया था, ठीक है। एकता को हेरिडिटरी बनाने का काम किया था। और इन्होंने क्या किया, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने टॉर्चरस प्लान लाया था उनको इन्होंने ख़त्म किया, बट पनिशमेंट को नहीं ख़त्म किया। ही अबंडन द टॉर्चर्स बट नॉट पनिशमेंट, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स रूल्स, ठीक है। इन्होंने जजिया टैक्स, शुरुआत में जजिया टैक्स हिंदू के अगेंस्ट तो लगते ही थे, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों को छूट थी, इन्होंने ब्राह्मणों के अगेंस्ट भी कर दिया था, जजिया टैक्स टू द ब्राह्मण आल्सो। तो कोई प्रिविलेज सेक्शंस बचा नहीं था अब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट जो आता है आमिर तिमूर। क्या आते हैं? आमिर तिमूर। ही लूटेड द एरिया ऑफ दिल्ली सुल्तनत, है ना। और उसके बाद तिमूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं आमिर तिमूर ने, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। एंड ही आमिर तिमूर इम्प्लाइड अ गवर्नर कॉल्ड खिज्जिर खान हियर। मतलब आमिर तिमूर ने यहाँ पे लड़ाई, मतलब यहाँ पे इनकी वॉर हुई और उनके बाद पूरे दिल्ली को उन्होंने लूट लिया, ठीक है। ही लूटेड द एरिया ऑफ दिल्ली सल्तनत, और उन्होंने यहाँ पे गवर्नर इम्प्लाई यहाँ बैठा दिया, ठीक है, जिस तरह मोहम्मद घोरी ने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे, उसी तरह यहाँ भी इन्होंने गवर्नर को इम्प्लाई किया, दैट इज़ कॉल्ड खिज्जिर खान। लेकिन जब इनकी मौत हुई ना, तो खिज्जिर खान ने जस्ट लाइक दिस उन्होंने अपनी एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी थी, सईद डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी थोड़ी लिबरल डायनेस्टी हुई करती थी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दिल्ली का जो सीज हुआ था ना, जो आमिर तिमूरी डायनेस्टी ने किया था, वो 1398 के आसपास किया था। अब नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है दैट इज कॉल्ड लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो किया था बहलूल लोधी ने, ठीक है ना। एंड ही वाज द गवर्नर एट द टाइम यहाँ का, और ही डिफीटेड द लास्ट रूलर्स, ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
तो इसमें लोदी डायनेस्टी में बहलूल लोदी ने इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसी का बेटा था सिकंदर लोदी, ठीक है ना, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने क्या किया, आगरा सिटी को बनाने का काम किया। ही इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ने यूज मेजरमेंट का जो यूनिट होता है, गजे, सिकंदरी वगैरह सब, ये इन्होंने लाया, ठीक है, सिस्टम। उसके बाद इनके बाद जो नेक्स्ट वर्ष आते हैं, इनका जो आता है इब्राहिम लोदी आता है। खेला यहीं से स्टार्ट होता है, इब्राहिम लोदी से, ठीक है। इनको ना इनके लोग ही नफरत करते थे। ही वॉज डिसलाइक्ड बाई हिज ओन पीपल। तो इस इब्राहिम लोदी का जो चाचा था ना, दौलत लोदी, इसने ना रिक्वेस्ट किया बाबर को कि आप आइए और दिल्ली पे ना अटैक कीजिए। तो रिजल्ट क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ 1526 में। समझ में आ रहा है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ लड़ाई हुई 1526 में, ठीक है। और अगले साल बैटल ऑफ खांडवा होता है, ठीक है, बैटल ऑफ खांडवा, जिसमें बाबर का लड़ाई राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ओके, चलो ये समझ आया। तो अभी तक मैंने बैटल ऑफ तराई बता दिया, 2 बैटल ऑफ तराई और बैटल ऑफ चंदावार बताया, ठीक है, ये 3 बताया। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाया और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बैटल ऑफ खांडवा 1527, ठीक है। इतना बैटल आपको मैंने भी पढ़ाया है। अब थोड़ा सा ना मुगल की थोड़ी इकोनॉमी सब थोड़ा देख लेते हैं यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक थोड़ा देख लो, 50% टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, आफ्टर द लैंड मेजरमेंट। लैंड का थोड़ा मेजर करके टैक्स लगाते थे, 50% टैक्स लगाया था। उसके बाद जो ये विलेज हेडमैन का जो प्रिविलेजेस हुआ करता था, ये भी एबोलिश इस समय हो गया था। खुद इसको बोलते थे खुद एंड मुकद्दम। तो जो खुद हुआ करता था ना, ये याद रखिए, ये विलेज हेडमैन हुआ करता था और मुकद्दम वाज ए इंटरमीडिएटरी, ठीक है। उसके बाद वेल कैनाल इरिगेशन सिस्टम हुआ करता था जो गियाजुद्दीन तुगलक ने बनाया था, रिमेंबर दिस। उसके बाद कुछ ना डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा देख लो, जैसे ये वजीरत है ना, इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और फिनांस संभालते थे ये। जैसे बैंड गैम है ना, इसको स्लेव बोलते हैं। जैसे कैसे याद रखोगे, बैंड गैम मतलब बंद करके रखा था, दैट इज स्लेव। ये फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। फिर दीवाने इंसा इस्टेब्लिश, ये पोस्ट और लेटर के लिए होता था, करस्पॉन्डिंग के लिए, ठीक है, पोस्ट और लेटर के लिए। फिर एक होता था दीवाने रिसालत, ये रिलीजियस अफेयर्स के लिए हुआ करता था। एक होता था मुस्तक राज, ये एरियर्स कलेक्शन एरियर को लेकर के हुआ करता था, ठीक है। ये सारा याद रखिएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा और है। अब हम पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, मुगल बहुत ज़्यादा वो है, थोड़ा सुन लो। मुगल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या आता है, बादशाह। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है, समझ में आया। तो वी स्टार्ट्स फ्रॉम हुमायूं। हुमायूं को ना थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ। हुमायूं को ना थोड़ा थ्रेट था किससे, अफगान रूलर्स ऑफ द बिहार से, दैट इज कॉल्ड शेरशाह सूरी, ठीक है। हुमायूं को थ्रेट किससे था, अफगान रूरल जो बिहार में था, दैट इज कॉल्ड शेरशाह सूरी से, ठीक है ना। बात समझ में आया ना, इतना मैंने क्या बोला। तो पहले थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लीजिए। हुमायूं वॉज द गुड एस्ट्रोनॉमर एंड ऑब्जर्वर। तो मतलब वो इन सब में बड़ा मानते थे, ठीक है, ग्रह नक्षत्र वगैरह सब में, ठीक है। वो ये ग्रह नक्षत्र देख के ही लड़ाई करते थे, ठीक है। ही वॉज अ गुड एस्ट्रोनॉमर एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो, तो शेरशाह सूरी के साथ इनका पंगा था, थ्रेट था, तो इनके साथ लड़ाई होती है इनकी। तो शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन 2 जगह, इन द बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुई एंड बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुई। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, शेरशाह सूरी ने डिफीट किया हुमायूं को, ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1540, ठीक है, बिलग्राम में। तो इसके बाद जब 2 बार डिफीट किया ना, तो आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज ना हुमायूं भाग के चला गया ईरान, अपने दोस्तों, अपने वहाँ पे एक हमीदा बेगम नाम के इनके घर पे चले गए वो।
और वो वापस आते हैं कब, 10 साल के बाद, 1555 में आते हैं, 15 साल के बाद। और फिर इन्होंने विद द हेल्प ऑफ शाह तमनसप, ईरान का रूलर हुआ करता था, इनके हेल्प से फिर शेरशाह सूरी पे अटैक करता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी वॉज डिफीटेड एंड डाइड इन द बैटल ऑफ कलिंजर, दैट इज कॉल्ड 1545। ये हुमायूं के साथ ही होता है। ठीक है, हुमायूं ने 1545 में बैटल ऑफ कलिंजर में शेरशाह सूरी को हराया था और शेरशाह सूरी के वहाँ फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, 1545 विद हुमायूं। इतना याद हुआ? चलो जी, नेक्स्ट। अब इसके बाद आते हैं अकबर। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए राजपूत के साथ। ठीक है, शादी हुए करते थे इनकी यहाँ पे। ठीक है, राजपूत के साथ गुड रिलेशन बना के रखते थे अकबर। ठीक है, फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर के टाइम, इन्होंने हेमू के साथ लड़ा था, इन बिटवीन हेमू एंड अकबर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक्सपीडिशन निकालना स्टार्ट कर दिया। कहाँ के लिए? मालवा, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर। अकबर ने इतने जगह अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, है ना। ही यूज टू रिस्पेक्ट राजपूत, थोड़ा सा, है ना। फिर अकबर ने खानदेश मिशन भी निकाला था। ठीक है, खानदेश मिशन में, एंड ही एक्सेप्टेड द खानदेश मिशन में बेसिकली एक सेकंड रुको, ही यूज टू रिस्पेक्ट राजपूत एंड ही खानदेश मिशन निकाला, एक्सेप्टेड द सुजानिटी बट रिफ्यूज बाय द अहमदनगर। अच्छा हाँ, तो खानदेश मिशन जब निकाला तो इसमें क्या होता था, एक्सेप्ट करना होता था सुजानिटी, भाई हाँ आप मेरे सानिध्य को एक्सेप्ट करो, आप रूल करो। ठीक है, लेकिन अंडर अम्ब्रेला कॉल्ड मुगल। ठीक है, तो अहमदनगर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि बोला हम आपकी सुजानिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपके वर्चस्व को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनके बाद क्या होता है, इनकी लड़ाई होती है, जो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उनके साथ लड़ाई होती है। इसलिए अहमदनगर को एनेक्स किया, बट बाद में अहमदनगर को फ्री भी कर दिया गया था जहांगीर के टाइम पे। ये हम थोड़ा देखेंगे बाद में, यहाँ थोड़ा देखते हैं। ही यूज टू रिस्पेक्ट राजपूत, बट एक राजपूत ऐसा हुआ करता था, दैट इज़ कॉल्ड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। ये ना नहीं मानता था, मतलब ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ द मुगल्स। ठीक है, कौन है? महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो जिसकी वजह से ना बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है। क्या होती है? बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अकबर ने ना हराया इसको, महाराणा प्रताप मेवाड़ को, लेकिन अकबर ने ना मेवाड़ को ना एनेक्स नहीं किया, लेकिन बाद में मेवाड़ वॉज एनेक्स्ड बाय द जहांगीर। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज़ याद रखना। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो मैंने बता दिया था कि आपको जहांगीर ने अहमदनगर को भी एनेक्स कर लिया था, सॉरी एनेक्स किया था अकबर ने, बट वॉज फ्री ड्यूरिंग द जहांगीर। बट अगेन शाहजहां ने फिर उसको एनेक्स करने का काम किया था ठीक है, अहमदनगर को। तो अहमदनगर वॉज कैप्चर ड्यूरिंग अकबर टाइम बट फ्री ड्यूरिंग जहांगीर, बट अगेन रीकैप्चर्ड बाय द शाहजहां। ठीक है, तो अब थोड़ा सा शाहजहां के बारे में आप लोग थोड़ा जान लो। तो शाहजहां को ना खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां को किसके नाम से जानते हैं? खुर्रम के नाम से। ठीक है, इतना याद है। और शाहजहां के टाइम पे ना जो मेजर डिसीजन लिया जाता था ना हाउस में, इनकी बीवी लेती थी नूर महल। ठीक है, तो नूर महल इनकी बीवी लेती थी। तो जा कर के नूर महल का जो पिता थे, यानी शाहजहां के जो ससुर थे, दैट इज कॉल्ड मिर्जा गियास बेग। ठीक है, इनको ना वाजिर बना दिया था बोल करके, और इनको एक टाइटल दिया इत्मादुद्दौला का। और यही मॉस्क आप आगरा में भी देखोगे, इत्मादुद्दौला। ये आपको वाइट ऐसा ही आपको छोटा सा लगेगा, ताजमहल टाइप का ही, इत्मादुद्दौला। ठीक है, ओके। और नूर महल का जो ब्रदर था, ठीक है, इनको इंचार्ज दे दिया किस चीज़ का? रॉयल हाउस का, खाने सामान का। ठीक है ना, सफुद्दौला नाम था इसका। ठीक है ना, असफुद्दौला। तो इनको इंचार्ज, मतलब अब बीवी की ही चलती है, तो बीवी ने अपने बाप को, पिता को और अपने बेटे को बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया भाई। ठीक है,
अच्छा, बट इससे ना शाहजहाँ का बेटा कौन था, भज सा करोगे तो औरंगजेब था। औरंगजेब को ना ये देख के बहुत बुरा लग रहा था, तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने बाप को इम्प्रीजन कर दिया, मारा तो नहीं था, इम्प्रीजन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि खुर्रम का ना 2 बेटा था, एक दारा सिको, ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट एंड पायस मैन, ठीक है ना, बहुत सीधा था, ऑनेस्ट था, और एक बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने अपने बाप को इम्प्रीजन कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अब औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। औरंगजेब को जाना जाता है एज अ, यहाँ पे जितनी बहुत सारी टेरिटरी जो एनेक्स हुई थी इनके टाइम पे हुआ था, ही वॉज नॉन फॉर द टेरिटोरियल क्लाइमैक्स, और इनके समय पे ही बेसिकली रिवॉल्ट हुआ था फ्रॉम द मराठावाड़ा, और रिजल्ट उसके बाद, और जैसे ही मराठावाड़ा के से रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद मुग़ल का डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा लिटिल अबाउट मराठा के बारे में बता देता हूँ। तो शाहजी भोसले वाज दिस, शाहजी भोसले का ना बेटा था जिनका नाम था शिवाजी भोसले। ठीक है, और शिवाजी भोसले वाज रेज्ड अंडर अ ट्यूटर नेम दादाजी खौंदार। ठीक है, जिस तरह अकबर को भी इसी तरह किया गया था, तो शिवाजी भोसले को किसने बढ़ाया था, दादाजी खौंदर ने। ठीक है ना, और ही वॉज ट्रेंड इन गोरिल्ला वॉरफेयर, तो जिसकी वजह से ना एक बैटल ऑफ जोहली में उन्होंने जोहली फोर्ट को सीज कर दिया था शिवाजी भोसले ने। ठीक है, और ही आल्सो अगेंस्ट बीजापुर। ठीक है ना, बीजापुर में उन्होंने बीजापुर फोर्ट को भी सीज किया था, बट इस समय ना लड़ाई हुई थी अजमल खान के साथ। अजमल खान ने, औरंगजेब ने भेजा था इसको कि जाइए भाई थोड़ा लड़िए इनसे, तो अजमल खान को ना मतलब सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। ठीक है, शिवाजी ने, और जब ये अजमल खान को इतना बुरी तरह से पीटा था ना, ठीक है, और वो ये और फोर्ट भी सीज कर लिया था, तो ये ना औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी अलार्म की बातें थी, मतलब कोई तो है जो अब टक्कर दे रहा है। तो उन्होंने, औरंगजेब ने क्या किया, फिर शाइस्ता खान को भेजा लड़ने के लिए, समझ रहे हो, शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो देन ही कंसल्टेड किसी को, दैट इज कॉल्ड राजा जय सिंह ऑफ आमेर, कि भाई प्लीज़ हेल्प, और राजा जय सिंह ऑफ आमेर ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई, औरंगजेब को बोला कि यस हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी लड़ाई होती है, राजा जय सिंह ऑफ आमेर की लड़ाई होती है शिवाजी के साथ, और यहाँ पे शिवाजी के लिए एक ह्यूमिलेशन था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जिसको बोलते हैं। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में 35 फोर्ट्स में से 23 फोर्ट्स लूज़ कर दिए। ठीक है, और इनका जो बेटा था शाहजी, इनको मुग़ल की सर्विस में भी भेज दिया गया। ठीक है, तो उसका शिवाजी डाइड एंड देन पेशवा इमर्ज्ड, और जब पेशवा इमर्ज्ड होते हैं काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रल पोस्ट, मैन यही हुआ करता था, उनके बाद में मराठा किंगडम के अंदर 5 हाउसेस में डिवीज़न हो गए। ठीक है, अच्छा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन देख लो यार, एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे ना मराठा का, तो ये सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो होता ही था, ये रिमेंबर दिस। ओके 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 ओके, और उसके बाद टैक्स फर्टिलिटी के हिसाब से लगता था। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा मुग़ल के बारे में मैं बता देता हूँ। एक 10 साला सिस्टम हुआ करता था जिसको तोदरमल ने डिवाइस किया था। ठीक है, तो 10 साला सिस्टम में क्या हुआ करता था कि टैक्स उसी हिसाब से लगेगा लैंड जितना फर्टाइल है, दिस वाज 10 साला सिस्टम, तो कोई यूनिफॉर्म टैक्स हुआ नहीं करता था, ये बात रिमेंबर याद रखिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा मनसबदारी सिस्टम के बारे में जान लीजिए, क्या है ये मेरिट बेस्ड इकोनॉमी पे बेस्ड था मनसबदारी सिस्टम, और ऐसा नहीं था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता था, इट एग्जिस्टिंग बिफोर, बट इंडिया में ना अकबर ने ही इसको लाया था। ठीक है, पहले भी ईरान उधर के एरिया में ये मनसबदारी सिस्टम था, बट इन इंडिया ना ब्रॉड बाय अकबर ओनली। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम में ना 1-2 पोस्ट होता था, जाट एंड सावर। तो जाट वॉज ए रैंक और सैलरी हुआ करता था,
ठीक है, बात समझ रहे हो। आज सवार में क्या था कि इनके पास कितना सोल्जर या हॉर्स एलिफेंट होंगे, वो इतना मेंटेन करना है आपको, ठीक है। तो एक पीस ऑफ लैंड को मनसबदार को दिया जाता था और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, ठीक है। एंड 100% बिलोंग टू द रॉयल हाउसेस। और ये डिफरेंट एक था सिस्टम से यार, रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, और ये जो चीज़ था ना मेरिट बेस्ड इकोनॉमी, ये तो आपको पता है, ये वहाँ भी फॉलो किया जाता था, दिल्ली सल्तनत में भी, और बिकम ए हेरिडेटरी देयर ओनली, एक था सिस्टम, बट मनसबदारी नॉर्दर्न हेरिडेटरी, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो 10 साला सिस्टम के बारे में बता रहा था कि टैक्स उतने लगेगा ज़मीन पे जितना उसकी फर्टिलिटी होगा, देयर इज नो यूनिफॉर्म टैक्स। तो 4 कैटेगरी की लैंड बनाएगी, पोलज, परती, छाछर और बांजर। पोलज में हर एक साल हर एक साल उसमें क्रॉपिंग होती थी, कोई गैप नहीं होता था। परती में क्या होता था, एक साल खेती होती थी, एक साल नहीं होता था, एक तो 0 और 1। फिर इसमें क्या होता, 3 साल रोका जाता था, फिर अगले 3 साल के बाद खेती होती थी, छाछर। तो ज़मीन की एक कैटेगरी है, लोवेस्ट टैक्स ना बांजर पे लगता था। मतलब आज आपने 2020 में खेती करी ना, तो अब 2025 में आपको करना पड़ेगा 5 साल के बाद। तो सबसे टैक्स ना बांजर पे हुआ करता था, ठीक है, ओके। तो ये सारा का सारा आपका वो था। अब कुछ ट्रैवलर्स के बारे में बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स। जैसे पहला है अल बिरूनी, ये ईरान से थे, है ना, और ये आपको महमूद गजनी के टाइम मिलेंगे। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, तहकीक हिंद और किताब अल हिंद। तो ये हिंद वाला जो चीज़ है ना, ये अल बिरूनी ही लिखा था, रिमेंबर। और कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद इब्न बतूता था, जो मोरक्को से था। ही विजिटेड विजयनगर एम्पायर, रिमेंबर दिस। दिल्ली से मुल्तान जब ये विजिट कर रहे थे तो इनको बहुत सारी रॉबरी हुई थी इनके साथ, तो इनके बारे में ये डिस्कस करते हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर पे, स्लेवरी पे, ट्रेड पे, कॉमर्स पे लिखा, ठीक है। इन्होंने इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था, दैट इज कॉल्ड रिहाला, ठीक है ना। अच्छा, इस इब्न बतूता को ना मोहम्मद इन अपॉइंटेड काजी एंड प्लस इनवाइट टू द चाइना, मालदीव्स एंड मालाबार, रिमेंबर दिस, ठीक है, MBT। उसके बाद ना एक पोस्टल सिस्टम हुआ करता था, ये भी इनके बारे में वो बताते करते थे, इब्न बतूता बताएं अपने बुक्स में, राइटिंग में। एक पोस्टल सिस्टम हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड दवा एंड उलुक। दवा वाज हॉर्स, हॉर्स के थ्रू जाते थे, और उलुक पोस्टल सिस्टम वाज फुट, बाय फुट, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, ऑब्वियस फ्रांस है। तो इन्होंने सती सिस्टम के बारे में बताया, कश्मीर के बारे में बताया, ठीक है, मुग़ल के अंदर जो कारखाना जिसमें पेंटिंग वेंटिंग हुआ करते थे उनके बारे में बताया। और ये इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब में फिजिशियन के थ्रू, मतलब औरंगजेब के कोर्ट में थे, और ये दारा सिको के फिजिशियन हुआ करते थे। फ्रांसिस बर्नियर वॉज द डॉक्टर, आचार्य, ठीक है, याद रखिए। दारा सिको औरंगजेब का नाम ही बेटा था यार, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ओके। दारा सिको बेटा नहीं था, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, रुको, दारा सिको एंड शाहजहाँ, दारा सिको शाहजहाँ का था ना, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। दारा सिको शाहजहाँ का बेटा था, हाँ, तो दोनों आपस में भाई थे, गुड, ठीक है। ही वॉज द फिजिशियन ऑफ दारा सिको, रिमेंबर दिस, ठीक है। और फ्रांसिस बर्नियर ने बताया कि जो मुगल थे ना, वो किंग ऑफ, उनको बोला जाता है किंग ऑफ बेगर एंड बारबेरियंस, ठीक है। मतलब जो मुगल के राजा थे ना, वो भिखारियों के, बारबेरियन के राजा थे। ये किसने बताया था, फ्रांसिस बर्नियर ने बताया था। फिर अगला बंदा था एक टेवर्नियर, जिसको हम जीन बाप्टिस्ट भी बोलते हैं। ये फ्रेंच से थे। इन्होंने ना ब्लू डायमंड को सोल्ड किया था लुइस 14 के साथ, रिमेंबर दिस। और ही विजिटेड शाहजहाँ एंड औरंगजेब एंड गोलकोंडा किंगडम ऑल्सो। अब एक नेक्स्ट आता है कि विजयनगर को किसने किसने विजिट किया था। देखो, मार्को पोलो ने विजिट किया था, याद रखिएगा, ये वेनिस से थे। फिर द्वारते बारबोसा, ये पुर्तगीज से थे, ये भी विजिट किए थे कृष्णदेव राया के टाइम। फिर अब्दुल रजाक ने विजिट किया था, ये पर्सियन थे। उसके बाद निकोलो डी कॉन्टी, ये इटली से थे। इन्होंने देव राया 2 के वहाँ पे, तो याद रखना, देखो एक द्वारते बारबोसा ने विजिट किया था कृष्णदेव राया के टाइम।
और निकोलो दी कॉन्टी ने विजिट किया देवराया 2 के टाइम। एक है निकिटिन, ये रशियन थे, ये बहामनी किंगडम में विजिट किए थे। ठीक है, तो ये सारा विजिटेड दिस ऑल। तो ये सारा का सारा आपका कंप्लीट होता है मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ये शेयर कर दूंगा और एंसेंट वाला भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, ध्यान रखिए अपना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।